क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में बहुत सारी खामियां थी और सारी खामियों में किसान ही पिसड़े थे अल्टीमेटली, तो उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिए थे, बहुत कुछ हुआ। उसका रिजल्ट था परमानेंट सेटलमेंट का। देन ब्रिटिशर्स को कुछ नया लेके आना था, तो वो एक नया सिस्टम ले आए और उस नए सिस्टम का उन्होंने नाम रखा महलवारी सिस्टम। महलवारी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 में एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। ओके, 1822 में। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसका मोस्ट ऑफ द एरिया आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बात करते हैं इस सिस्टम में क्या था। इस सिस्टम में महलवारी सिस्टम भी जो था ना, वो था तो लैंड सेटलमेंट के लिए भी। इस सिस्टम में पूरा विलेज, एक विलेज होता था, ओके, पूरे विलेज को महल कहा जाता था। कोई भी एक गांव और उसको महल बोल दिया, मतलब उसको एक यूनिट माना, ठीक है, महल बना के। महल उसका नाम था। विलेज का एक हेडमैन अपॉइंट होता था और विलेज का हेडमैन मिलकर डिसाइड करता था कितना टैक्स देना है, और फिर वो टैक्स कंपनी को जमा किया करते थे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, टैक्स अमाउंट फिक्स नहीं था, मतलब किसानों के लिए टैक्स अमाउंट फिक्स नहीं था। हर कुछ साल बाद रीअसेसमेंट होती थी। तो इसका भी कुछ तो रिजल्ट आया। अब मैं बात करती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आया महलवारी सिस्टम का भी। महलवारी सिस्टम में सबसे पहली बात तो पहला रिजल्ट क्या था, कभी भी टैक्स बढ़ जाता था, कभी टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता था और कभी टैक्स कम होता था। मोस्टली बढ़ता ही था, जो कि किसानों के लिए बेकार सिचुएशन थी ये। नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, किसान हमेशा अनसर्टेन रहते थे इस टैक्स को लेके, उन्हें पता नहीं था कब क्या हो जाए, और किसानों के बीच में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती थी, उन पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता गया। ये तीसरा इसका रिजल्ट था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसानों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता रहा, वो कर्जे में डूब गए। कुल मिला के ये सिस्टम भी किसानों के लिए फेल कर गया सिस्टम, क्योंकि वो किसानों के लिए तो बनाई नहीं थी, वो तो अपने लिए बनाए गए सिस्टम थे। नेक्स्ट सिस्टम वो लेके आए, दैट इज़ यहाँ पे मेंशन है मुनरो सिस्टम, बट हम उसको क्या बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रियोटवारी। रियोटवारी सिस्टम ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, मुनरो ने। यहाँ पे पिक्चर है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, थॉमस मुनरो की। ये साउथ की तरफ है, साउथ इंडिया की तरफ मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने ये नया सिस्टम स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम रखा गया रियोटवारी सिस्टम। यहाँ कोई ज़मींदार नहीं था, कंपनी ने सीधा जो है किसान से टैक्स लेना शुरू किया था। साउथ में जो है किसान को रियोट बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ वाई दिस नेम इज़ रियोटवारी सिस्टम। तो वहाँ पे क्या हुआ, ज़मींदार तो थे नहीं, डायरेक्टली टैक्स कलेक्शन जो हुआ वो सीधा किसानों के साथ में हुआ, मिडल मैन हट गया था। ओके, अगर फसल ख़राब हो जाती थी तो भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था, इस सिस्टम में ये बात थी। यहाँ पे क्या हुआ, हर किसान को अपनी ज़मीन का एक रेवेन्यू डायरेक्टली कंपनी को देना पड़ता था। अब इस सिस्टम का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आए। अब इनके क्या रिजल्ट रहे, इसमें ये रहा कि जो रेवेन्यू था वो हाई था। पहले वाले सारी की सारी लैंड असेसमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम था, इसमें रेवेन्यू किसानों को हाई देना पड़ता था। और दूसरा वही, अगर फसल ख़राब भी हो जाए तो भी उन्हें टैक्स देना ही देना होगा, हर हाल में उन्हें टैक्स देना है। बहुत लोग अपनी ज़मीन खो बैठे क्योंकि वो टैक्स नहीं चुका पाए। ये इसका था। कुल मिला के उनकी जो स्कीम थी वो तो इंडियंस को बर्बाद करने की थी ना, अपने लिए थोड़ी ना थी, मतलब हम लोगों के लिए थोड़ी थी, सब अपने लिए कर रहे थे वो। नेक्स्ट इज क्रॉप फॉर द यूरोप्स। यहाँ पे क्या आते हैं, ये इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज आई एम टेलिंग यू अबाउट इंडिगो। इंडिगो एक फसल थी, इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती जिसे कहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश लोगों को यूरोप में ब्लू कलर डाई जो है नील की डिमांड थी, जो आता है ना नील, हम वाइट वाले कपड़ों में लगाते हैं, वही है। इसलिए उन्होंने इंडियन किसानों को मजबूर किया कि वो इंडिगो उगाएं, खाने के क्रॉप्स नहीं। कोई उन्हें राइस नहीं उगाना है, कोई उन्हें शुगर केन नहीं उगाना है, वीट नहीं उगाना है, सिर्फ इंडिगो उगाओ, क्योंकि इसको ही तो उन्हें खाना था ना। उन्हें क्या मतलब, इसका जो रिजल्ट रहा ना वो बहुत डिवास्टेटिंग रिजल्ट था। इंडिगो से उनको तो बेनिफिट हो रहा था, उन्हें बेचना था इंटरनेशनल मार्केट में ले जाके यहाँ से।
इन्होंने किसानों को इतना मजबूर कर दिया था कि इंडिगो उगाने के लिए कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। प्लांटर्स जो थे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करवाते थे कि उगाओ, नहीं तो जेल होगी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होगा। पहले ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते थे, साइन कराते थे और इंडिगो उगाने के लिए उनके ज़मीन पे दे दिया करते थे। किसानों को थोड़ा एडवांस पैसा मिलता था, पर बाद में उन्हें बहुत कम दाम में मिलता है। शुरुआत में क्या करते थे, पैसे दिखाते थे, पैसे दिखा के लो, थोड़े से पैसे लो, और बाद में उसी चीज़ का दाम कम कर दिया करते थे। इंडिगो उगाने से ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी वो भी ख़त्म हो जाती थी। किसान के पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर मना करते तो प्लांटर्स उन्हें मारते, धमकाते और नुकसान करते, तो उनके पास देयर इज़ नो चॉइस, उन्हें उगाना ही पड़ता था। तो रिज़ल्ट क्या रहा आप सभी जानते हैं। द रिज़ल्ट इज़ इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो रिबेलियन जो है, हम डेट्स को लेके काफ़ी वो रहते थे। ये जो बीच का पार्ट है ना, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड एंड अदर, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म दी है, स्लेव। यू ऑल नो वेरी वेल हु इज स्लेव, अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स। बंदिया मजदूर सुना है ना, वही है। इवन स्लेव भी बनाए गए थे इंडिगो कल्टिवेशन के दौरान। द रिजल्ट इज Indigo Rebellion, which was started in 1859. Here a picture is mentioned. इसमें क्या है, an indigo factory located near the indigo fields is painted by the William Simpson. आप ये अपनी NCERT की बुक में देख लेना। ऑल्दो ये नहीं आता है कि कौन सी पिक्चर किसने पेंट की थी। Yes, this is the result. The Blue Rebellion. Okay, Blue Rebellion started in 1859. Okay, आखिर किसानों का इसमें क्या हुआ ना, सबर टूट ही गया। 1859 से 60 में बंगाल के किसानों ने मिलकर इंडिगो रिबेलियन स्टार्ट कर दी। उन्होंने सीधा कह दिया, अब हम नील नहीं उगाएंगे। किसानों के इस आंदोलन को कुछ ज़मींदार और लोकल लोगों ने भी सपोर्ट किया। इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इंडिगो कमीशन बनानी पड़ी थी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और ये इंडिगो कमीशन कभी बनाई थी, 1860 में बनाई थी। कमीशन ने प्लांटर्स के अगेंस्ट रिपोर्ट दी और बोला कि किसानों को ज़बरदस्ती इंडिगो उगाने पर मजबूर किया जा रहा है, और क्योंकि उनको मजबूर नहीं कर सकते, तो बोला किसानों को ज़बरदस्ती इंडिगो उगाने पर उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है अब आगे से। तो ये जो रिबेलियन था यानी कि सक्सेसफुल रहा। ये कमीशन की रिपोर्ट थी कि आप आगे से आप उन्हें दबाव नहीं बनाओगे जैसे पहले उन्होंने दबाव बनाया था। सो दिस इज़ द जस्ट अबाउट द इंडिगो रिबेलियन। हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि इंडिगो रिबेलियन जो था वो लोगों के लिए सक्सेसफुल था। इस चैप्टर में वैसे तो इतना ही है। बीच में जो भी कोई इम्पोर्टेंट अगर आपको पॉइंट ऐसा लगता है, ऑल्दो मैंने आपको ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बता दिया है, आपको कोई पॉइंट ऐसे लगता है तो आप प्लीज़ उसको नोट करना। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि ब्रिटिश ने अलग अलग सिस्टम्स लगाए, जैसे कि परमानेंट, महलवारी, रियोटवारी। सबका, इन तीनों का गोल क्या था, आप मुझे कमेंट में बताना। तीनों का एक ही गोल था। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तीनों को लेके कौन आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, और इसका क्या गोल होता है इनका, प्रॉफिट। किसानों के लिए थोड़ी थी वो, अपने लिए थी वो। लेकिन इन सब का नतीजा ये हुआ कि किसानों की हालत और भी ख़राब होती गई। इंडिगो रिबेलियन ने दिखाया कि इंडियन किसान अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ये मूवमेंट्स बाद में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बने। तो ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो भी आपको लगता है आप वो प्लीज़ करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।